अगर मुसीबत आए तो मुस्कुरा के चलो। तूफानों को अपने पैरों के तले दबा के चलो। मंजिल की औकात नहीं है तुमसे दूर रहने की। विश्वास को इस कदर खुद में जगा के चलो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, 1857 की क्रांति हमने हमारी क्लास में पूरी कर ली है और अब चल रहा है राजस्थान में किसान आंदोलन। तो मित्रों, ये शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस, ग्राम सेवक या कोई और एग्जाम, आप किसी पद पर जाने वाले तो उस पद की जिम्मेदारियां कितनी अधिक होती है ये आपको समझना चाहिए। आप कोई एग्जाम जो देना पड़ रहा है, जो आप ये एग्जाम दे रहे हैं, वो किस लिए है? आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाने के लिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, क्योंकि वहां उस पद पर जाकर आपको पूरे लोगों को संभालना पड़ेगा। अगर आप गांव में जाते हो, पूरे गांव को संभालना है, वहां की व्यवस्था देखनी है। एक आरएस बनते हो तो आरएस बनकर आपको जिस भी क्षेत्र में लगाया जाएगा वहां की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और आप उस काम को कब कर पाओगे? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। लोग आपकी बात कब सुनते हैं? जो आप कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से बोलते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये आत्मविश्वास आता कहां से? इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो किस लिए? इनके साथ आपको जूझना है, समझना है। जैसे आप कोई पटवारी हैं या आप तो किसी गांव में आरएस लगे हुए हैं, किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि किसान किस तरह से काम करते हैं। तो किसान क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस वजह से वो नाराज हुए, उनकी बात को समझना। तो ये चीजें, उनकी बात को समझकर उनकी समस्या का हल निकालना, ये सब चीजें आपके दिमाग में विकसित होनी चाहिए कि आपको किस तरह से काम करना है। और उन्हीं चीजों को समझने के लिए हमको इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, भूगोल को पढ़ना पड़ता है, संविधान को समझना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को समझना पड़ता है। क्योंकि हमारे अंदर इन सब चीजों की समझ होगी, तभी हम अपने आप की पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। तो ठीक है मित्रों, अब हमारे सामने है, इसको समस्या मान लो, सीधी समस्या क्या है? राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले टॉपिक को पूरी तरह समझो। क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो किसानों के आंदोलन हुए उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में हमको जानना। तो किसान आंदोलन, तो सबसे पहले बात यही घूम के आती है कि वह किसान जो धरती माता के साथ प्रेम से खेती करते हुए उसमें अन्न उपजाता है और उस अन्न को खाकर हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। उस अन्नदाता को ऐसी क्या परेशानी हो गई जिसकी वजह से उसे आंदोलन करना पड़ा है? तो इसके लिए हमको 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, थोड़ी सी उस बात पर विचार कर रहा हूं। तो देखो, 1857 की क्रांति जब हुई ना, उसके बाद अंग्रेज बहुत डर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों ने किस तरह से उनका विरोध किया। तो उन्होंने, जो अंग्रेज क्या है, सबसे इनकी खूबी है ना कि हर चीज को दिमाग से देखते हैं, हर चीज में दिमाग लगाते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। और वही प्रयास इन्होंने देखा कि जमींदारों ने और किसानों ने मिलकर भी इनका भरपूर विरोध किया था। तो ये क्या करते हैं, जमींदार के अंडर में होते हैं किसान, जमींदारों ने ही इकट्ठा करके किसानों को विद्रोह में साथ में लाया। तो इन्होंने क्या करा, जमींदारों को पकड़ा। क्या करा, जमींदारों को पकड़ा।
जमींदार। पहले जमींदार होते थे, जो जमींदार किसानों से लगान वसूलना, लगान लेना, उनकी खेती खराब हो रही है, सही हो रही है, खेती कुछ खराब हो रही है तो उसमें सुधार करना, किसानों की समस्याओं को हल करना, ये सब काम जमींदार का होता था और जमींदार उसे अपना कर्तव्य मान लेता था। लेकिन जो अंग्रेज थे ना, जमींदारों को अपनी तरफ करके इन्होंने तो जमींदारी में ही परिवर्तन कर दिया। अब जमींदारी में परिवर्तन कैसे? जमींदारों को बिल्कुल मुक्त कर दिया, जमींदारों को पूरी छूट दे दी कि तुम्हारा बस एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। अब जमींदार एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह, अंग्रेजों के नौकर की तरह काम करने लग गए थे। तो अब बहुत सारी चीजें होती, ये अंग्रेजों के साथ रहे थे, उनके तौर तरीके देखते, इनको लगता है यार अंग्रेज कितने तरीके से रह रहे हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे वेल मेंटेन तरीके से रहते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजते। तो जो भी राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, वो भी यही करने लगे। उन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि अंग्रेजों की तरह रहने के लिए क्या जरूरी है, पैसा होना। तो इन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू करा और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेजने लग गए राजा महाराजा, जिस वजह से किसानों के साथ उनका कांटेक्ट था वो टूटने लगा। अब किसानों के साथ कांटेक्ट सिर्फ इनका ये रह गया कि किसानों को तो सिर्फ ये एक मशीन समझते थे जिनसे सिर्फ लगान वसूलना। तो ये जो व्यवहार था इनका, यह किसानों के लिए धीरे धीरे मुसीबत की जड़ बनता जा रहा था। अब जो ये लगान वसूलते थे, लगान वसूलने के तरीके, दूसरा, कभी किसी किसान से कोई गलती हो गई तो उसको मार पीट करके या किसी भी तरह अत्याचार करके उसका दमन करते थे। तो क्या करते थे ये जमींदार? ये जमींदार अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। अब किसानों को सिर्फ ये अपने हाथ की कठपुतली समझते थे कि जिनसे तो अपन को सिर्फ लगान वसूलना, लगान वसूला और किसान परेशान हो, मरे, कुछ भी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको लगान वसूलना है। और किसान अगर कुछ ज्यादा बोले तो मार पीट करके ले खेतों से चुपचाप बिठवा देते थे। तो ये कब तक चल सकता था? और यही कारण बना किसानों के आंदोलन का। किसानों के आंदोलन के प्रमुख कारणों में ये 3 कारण है। इससे देखिए, लगान, दूसरा लाग बाग और बेट बेगार। लगान, वो टैक्स जो किसानों से लिया जाता था उसे लगान कहा जाता था। अब ये लगान लेने की एक पद्धति थी जिसको कहते हैं लाटा कूटा। लाटा में 2 तरीके बताते हैं, लंक बटाई और दूसरा है रास बटाई। लंग बटाई, रास बटाई, अब क्या है? तो देखो, ये किसान का खेत और एक खेत में फसल लहरा रहा है। ठीक है, फसल लहरागी। अब उसके बाद क्या करते हैं, फसल को काटा जाता है और फसल को काट कर उसके ऐसे पुलंदे बनाकर रख दिया जाता है। तो जब जमींदार ऐसी कटी हुई फसल को देखकर कि हाँ कटी हुई फसल कितनी है, उसको देखकर कहता है कि हाँ इतनी है, तो एक काम करना,
इसमें से 2 गुल्लियां लगान के रूप में दे देना। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं लंक बजट, कि कटी हुई फसल को देखकर लगान तय करना। कटी फसल देखकर लगान तय करना क्या है, लंक बजट। अब रास बटाई क्या है, फसल कटी, फसल काटने के बाद उसमें से अनाज निकालकर अब ये फसल में से जो अनाज निकाल लिया जाता था ना, तो ये निकला हुआ अनाज जो था, अब ये अनाज निकलने के बाद जमींदार आया और जमींदार ने अनाज को देखकर कहा कि इसमें से हमको इतना लगान दे देना। जैसे 4-5 ढेर लग रहे हैं, उनमें से क्या करा, देखिए 1 ढेर लगान के रूप में दे देना। तो ये क्या कहलाता, रास बटाई। अनाज को देखकर लगान तय करना, रास बटाई। 2 तरीके तो ये आ गए। अब ये कूदता क्या है, कूदता ये खड़ी फसल है, खड़ी फसल को देखकर अगर लगान तय किया गया तो वो कहलाता था कूदा पद्धति, खड़ी फसल को देखकर। तो ये तो हो गया लगान की पद्धति। अब लाग बाग क्या है, क्या है, किसान सिंचाई करते थे, अपने पशुओं को, पशु जो भी होते थे उनको चारा वारा खिलवाते थे, ठीक है, माल बेचने बाहर जाया करते थे, बाहर से इधर आया करते थे। तो इन सब कामों के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था। चलो ये टैक्स मानने में आता है, लेकिन भैया हमारी ठकुराइन को चूड़ा पहनना है, तो चूड़ा पहनने का जो खर्च आएगा, चूड़ा बनवाने का जो खर्च आएगा, वो किससे लेंगे, किसानों से, ठीक है। जमींदार के घर में शादी, लड़के की शादी है, लड़की की शादी, तो शादी का जो खर्च है ना, वो किन से लिया जाएगा, किसानों से। और कुंवर जी को घोड़ा चाहिए, तो घोड़ा लाने का खर्च किससे लिया जाएगा, किसानों से। ऐसे कर करके न जाने कितने टैक्स इनसे लिए जाते थे। उनमें से कुछ प्रमुख है, वो मैं बता देता हूँ। लाग बाग में देखो तो आप सेंटी क्या था, पशु पर, पशु जो चारा वारा खाते हैं उसके ऊपर जो लिया जाता था वो होता है सेंटी कर। इसके अलावा कासा, मृत्यु भोज, जब मृत्यु भोज किया जाता था तो उस पर जो लिया जाता था टैक्स, वो था कासा। कुंवर जी को घोड़ा चाहिए तो वो टैक्स। चूड़ा कर, ठकुराइन को चूड़ा बनवाना है तो वो टैक्स किन से लिया जाएगा, किसानों से। चूड़ा कर के अलावा अखेराई, अब ये अखेराई क्या है, जैसे किसान गया 100 रुपए टैक्स के जमा करना, ठीक है, 100 रुपए टैक्स के हुए तो 100 रुपए टैक्स पर 1 रुपया लगता था टैक्स जमा करवाने का, कि वो जमा कर एहसान कर रहे हैं तो इसके लिए उनको 1 रुपया और दो, तो ये हो जाता था 101 रुपये टैक्स। ये है अखेराई। अखेराई क्या है, टैक्स जमा करवाना है तो टैक्स जमा करने के लिए भी टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था। जैसे आप आए कि मेरा टैक्स कितना हुआ, 200 रुपये, ठीक है, ठीक है, 200 रुपये टैक्स जमा कर लिया, लगान जो भी है लाग बाग सब मिला के जमा कर लिया। लेकिन उससे कहेगा देख बेटा 100 रुपये पे 1 रुपया
ये अखेराई कर लगता है, हम तुम्हारा टैक्स जमा कर रहे हैं तो उसका भी तो टैक्स लगेगा। हम इसको जमा करके रख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो उसका भी तो खर्च हम तुमसे लेंगे ना। तो 200 रुपये पे बना है 2 रुपये, 2 रुपये और दो। तो ऐसे करते 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 बेचारे किसानों के लगभग पहले आज के हिसाब से देखो ना 40-50 हजार रुपये, आज के 40-50 हजार रुपये यूं ही जाते थे बेचारे, हो गए उनके क्या करें। और एक किसान से जाते थे आखिर आए। अब आया चौंगरी, ये चौंगरी तो अभी हम पढ़ ही लेंगे। चौंगरी कर, अगर किसी किसान को अपनी बेटी की शादी करनी तो उसे चौंगरी कर देना पड़ता था 5 रुपए। अभी के आप ले लो 1,500-1,000 रुपए के, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और एक है तलवार बंधाई। तलवार बंधाई जब कोई नया जागीरदार उत्तराधिकारी बनता था, मतलब एक जागीरदार मर गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी बनता है, तो जो राजा होता था ना, राजा उसको उत्तराधिकारी बनाता था। क्योंकि किसके क्षेत्र में? जमींदार बन रहा था, राजा के क्षेत्र में। तो राजा को उसे कुछ उपहार देना पड़ता था और राजा फिर उसकी कमर पर तलवार बांधता था या किसी और से बंधवा देता था। तो ये होता था तलवार बंधाई। और ये तलवार बंधाई का बोझ आता था किसके ऊपर? किसान का। तो ये होगी तलवार। अब बैठ बेगार, बैठ बेगार मतलब फोकट बैठे रहो, काम होगा। बैठ बेगार में क्या है? काम होगा। जैसे कोई जमींदार है या राजा ने 10 जनों को बुला लिया किसानों, एक काम करो, ये मेरा खेत पड़ा खाली, जुतवा दो इसको। जमींदार से की जुतवाने, जुतवा दिया उसने, काम हो गया। लेकिन काम के बदले में जो मजदूरी देनी होती है वो नहीं दी जाती। तो ये क्या हो गया? बैठे बैठे बेगार देना। बेगार काम किया लेकिन उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? बैठ बेगार। अब ये तीनों चीजों के कारण कौन थे? इन तीनों चीजों का कारण था जमींदार। तो देखो, किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या थे? ये 3 कारण। इनमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इनको जिस तरह से किसानों पर लागू किया जा रहा था, समस्या उस चीज में थी। तो ठीक है, यही चीज, तीनों चीजें कारण बनी किसान आंदोलन की। तो अब सबसे पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ ये देखो। किसने हिम्मत करी सबसे पहले? जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ। तो देखो, ये रहो आपनो राजस्थान। ये रहा अपना राजस्थान। राजस्थान में ये रहा मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ में इधर वाला भाग पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नाम सब जानते हैं। और ये किस जगह पड़ता है? ये इस जगह को कहते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल के पठार पर भीलवाड़ा स्थित है। तो क्या है? ये बात है जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा के युद्ध में क्या हुआ था? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था अशोक परमार। किसने? अशोक परमार। ये अशोक परमार कहां का था? यहाँ भरतपुर में जगनेर नाम की एक जागीर है भरतपुर में।
वहां का था। तो इस अशोक परमार की सेवा से खुश होकर महाराणा सांगा ने इसको जागीर दे दी, कहा कि ऊपर माल की, ये ऊपर माल की जागीर इसको दे दी। तो ऊपर माल की जागीर पर इसने अपना ठिकाना बनाया बिजोलिया। बिजोलिया, और यही वो बिजोलिया है जहां से शुरू हो गई किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया को बना लिया। तो यही है बिजोलिया का इतिहास। तो अब बिजोलिया के पुराने नाम हम देखें तो बिजोलिया के नाम हमको मिलते हैं, ये तो बिजोलिया, एक नाम मिलता है बिजिया वल्ली या बिजिया वली, ऐसा नाम मिलता है। अब बिजोलिया या विजयवली। अब बिजोलिया विजयवली में ऐसी क्या समस्या आ गई कि यहाँ के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। वैसे बिजोलिया में जो धाकड़ थे ना, धाकड़ लोग ज्यादा थे, धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के लोग ज्यादा है। तो पहले बिजोलिया के लोगों को कोई समस्या नहीं। वहां का उस वक्त जो जागीरदार था, जो जमींदार था, उसका नाम था राव गोविंद दास। तब तक किसानों को कोई समस्या नहीं, सब काम आराम से चल रहा था। लेकिन शुरुआत हुई उसकी मृत्यु से। बेचारा किसी वजह से 1894 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद जो अगला ठिकानेदार बना, उसका नाम था कृष्ण सिंह। सारी मुसीबतें वहीं से शुरू हुई। तो देखते हैं, शुरुआत में अगर बिजोलिया का संस्थापक अगर किसी को कहा जाए तो वो है अशोक परमार। इतना तो आप जान ही गए। ठीक है, धाकड़ जाति के लोग वहां ज्यादा थे। बिजोलिया कहां पर था? ये ऊपर माल के पर। तो इस जगह को ऊपर माल भी कहते हैं। ऊपर माल कहां पर पड़ती है? मेवाड़। तो क्या हुआ, 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु हुई। और राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बन गया कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने ठिकानेदार बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे किसानों पर लागे लगाना, लागे पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये लागे बढ़ते 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 पहुंच गई कितनी? 84 प्रकार की, 84 प्रकार के कर हो गए, जिसमें से 74 तो लाग बाग थी। लाग बाग मतलब एक्स्ट्रा, लाग बाग मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स। अब किसानों ने कृष्ण सिंह से बात करी, लेकिन कृष्ण सिंह बात करने को, सुनने को तैयार नहीं। तो किसान मौका ढूंढ रहे थे आपस में मिलकर बात करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे आपस में मिलते तो कृष्ण सिंह को शक हो जाता और वो कुछ ना कुछ काम करवा देता। तो उनको मौका मिला 1897 में गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था। मृत्यु भोज गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था, जहां पर अब मृत्यु भोज में गांव के सारे लोग जाते हैं, तो वहां किसी को शक होगा नहीं। तो सबने मिलकर कि यार क्या है यार, ये है कितना बढ़िया मामला चल रहा था गोविंद दास की तरफ,
उनको कोई समस्या नहीं थी। जब से राव कृष्ण सिंह आया है तब से तो इसने अपना जीना ही हराम कर दिया। तो किसी ने की कि यार अब हमें हमारे महाराज को बताना चाहिए। महाराज कौन थे उस वक्त मेवाड़ के, ये इस टाइम पर 1897 में, वो थे फतेह सिंह। इनमें की जब जागीरदार सुन नहीं रहा, जमींदार सुन नहीं रहा, तो क्या करे, उनसे कहने जाए तो उन्होंने कि कौन कहने जाएगा, तो दो जनों को फिक्स किया। वो दो जने थे नानक पटेल नानजी पटेल, नानक नहीं नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ये दोनों गए भैया फतेह सिंह के पास अपनी शिकायत लेकर गए, फतेह सिंह को बताया, अवगत कराया इस बात से। लेकिन फतेह सिंह यह सब जानकर भी कोई भी एक्शन ही नहीं लिया। जैसे आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ, जैसे एसपी के पास गए कि देखिए आपके हमारे इलाके का जो सीआई है या एसआई है वो बदतमीजी करता है या फिर कोई गलत काम करता है, लेकिन अगर एसपी कोई एक्शन ही नहीं ले, तो जैसे कि फतेह सिंह ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो राव कृष्णदास के हौसले और बुलंद हो। और जब ये लौटकर उदयपुर से आ रहे थे तो रास्ते में ही कृष्ण सिंह ने इनके ऊपर माल में बिजोलिया में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। और यही शुरुआत थी प्रथम चरण की। इसके 3 चरण हो गए, ये शुरुआत थी प्रथम चरण। तो अब देखते हैं इसके आगे। सबसे बड़ा यही है, जितने भी आंदोलन हुए ना उसमें सबसे बड़ा लंबा और अहिंसक आंदोलन है प्रथम चरण चल रहा था। ठीक है, प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 1897। अब क्या चल रहा था? अब क्या हुआ? 1903 में कृष्ण सिंह ने एक कर लगा दिया, जमुई कर, जो कब देना पड़ता था? अपनी पुत्री के विवाह पर। पुत्री के विवाह पर देना पड़ता था टैक्स। 1903 में लगा। तो गांव वालों को और समस्या हो गई। एक बात बताओ, 84 प्रकार तो टैक्स दे ही रहे हैं। 84 प्रकार आप मानो 5 रुपए मतलब लगभग 500 रुपए भी है। एक टैक्स पर लगभग 5 रुपए भी हैं, तो आप तो 8 पंजे 40, ये 40,000। अब 40,000 पर आप 1000 रुपए बढ़ा दो तो 41,000 हो गए। अब 40,000, एक बात बताओ, गांव वाला बेचारा किसान खेती करके 40,000 बड़ी मुश्किल से कमाए, और वो 40 के 40,000 टैक्स में भर दे तो भैया उसके पास बचेगा क्या? मतलब 3-4 महीने फसल होती है तब जाकर इतना पैसा आता है किसान के पास, तो वो करेगा क्या? चुकाना भी रहता है, सब काम करने रहता है। तो किसानों ने कि भैया हम नहीं उठा सकते इतना बड़ा खर्चा। हमने कि एक काम करो, हम अपनी जो भी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं, नई वधुओं को लेकर, नई दुल्हनों को लेकर, 200 दुल्हनों को लेकर, ये 7 पास गए कृष्ण सिंह के 200 दुल्हनों या अपनी पुत्रियों जिनकी शादी होने वाली थी, पुत्रियों को लेकर किसके पास गए? कृष्ण सिंह के पास। तो कृष्ण सिंह से कहा कि देखो, आप हमारे जमींदार, आप हमारा ख्याल रखते हो, तो आपको थोड़े समझना चाहिए कि हम कैसे अपनी
मतलब पुत्री के विवाह में अलग खर्च होता है, आपको इतना टैक्स दे रहे हो, ऊपर से आप एक और टैक्स बढ़ा रहे हो, हम उठा नहीं सकते इस खर्च को। समझाने की बहुत कोशिश करी तो कृष्ण सिंह ने कहा अच्छा ये समस्या है, तो एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी को बेच के आ जाओ और या छोटी बेटी को बेच के आ जाओ और उससे जो पैसा मिले उससे टैक्स चुका। इस व्यवहार से किसानों का हृदय बुरी तरह टूट गया। किसानों ने ठान लिया, किसानों ने कहा ठीक है भैया, तुमने अपनी दिखा ली, अब हम अपनी दिखाएंगे। किसानों ने हल चलाना छोड़ दिया। जब हल नहीं चलाएंगे तो खेती फसल कुछ भी नहीं होगी, तो लगान भी नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने कहा ना तो हम हल चलाएंगे खेत में, ना ही तुमको लगान देंगे। कृष्ण सिंह ने सोचा कि अरे थोड़े बहुत दिन का इनका नाटक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन एक त्योहार आता है आखा तीज, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। किसान इसको धूम के साथ मनाते हैं। हाँ, वो किसी वजह से रुक गया था, फिर से शुरुआत करते हैं। क्या थे हम? अक्षय तृतीया, आखा तीज। तो अक्षय तृतीया के दिन हर किसान अपने खेत में हल चलाकर खुशी खुशी खेती की शुरुआत करता है। लेकिन जब कृष्ण सिंह को पता पड़ा कि एक भी किसान ने आखा तीज के दिन खेत में हल नहीं चलाया, तो उसने घबरा गया, उसने कि मामला सीरियस है। मामला सीरियस है तो कृष्ण सिंह ने किसानों के साथ समझौता करने का निर्णय कर लिया। उसने चौमरी कर को हटा दिया, चौमरी कर हटा दिया, और जो टैक्स था आधा उसको क्या कर दिया, 2/5। मतलब अगर किसान की फसल को 5 भागों में बांटा जाए तो उसमें से 2 भाग लगान के रूप में देने होंगे। पहले क्या था, जितना फसल होती थी उसका आधा भाग देना पड़ता था, अब थोड़ा कम कर दिया। तो चलो किसानों ने की थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन ये राहत भी ज्यादा समय तक रही नहीं, क्योंकि क्या हुआ, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह की तो मृत्यु हो गई, और इसके बाद अगला बना पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक करके, पृथ्वी सिंह नया उत्तराधिकारी। तो भैया नया उत्तराधिकारी बना है तो राजा से इसको क्या बतानी पड़ेगी, तलवार। और तलवार राजा कब बांधता है, जब जमींदार या जागीरदार उसको एक बहुत बड़ी रकम दे उपहार स्वरूप, और वो उपहार स्वरूप जो रकम है वो कहां से आएगी, वो आएगी तलवार बंधाई कर से। तलवार बंधाई कर ये किसानों को दोबारा थोप दिया, तो बेचारे किसान बड़े मुश्किल से तो शांत हुए थे। दोबारा वही माथे पर आ गए, तो दोबारा किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, उधर मिटा देते हैं काम। तो इस समय यहाँ पर कुछ लोग उभर कर आए विरोध करने के लिए। क्या है, जब ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनके मन में बहुत तीव्र भावना होती है और वो अत्याचार सहन नहीं करते। तो उनमें 3 जने थे जो यहाँ सामने आए। उन्होंने पृथ्वी सिंह के इस तलवार बंधाई कर का विरोध किया। वो थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन तीनों को प्रथम चरण का नेता माना जाता है, प्रथम चरण का नेतृत्व करता। तो कौन से 3 जने थे? 1913 में
साधु सीताराम दास। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन तीनों ने मिलकर इसका विरोध किया और सभी किसानों से कहा कि भूमि को पड़त पर छोड़ दें, पड़त पर छोड़ दें, तो ना तो खेती करेंगे और ना ही कर देंगे। फिर से ये काम शुरू हो गया। तो क्या हुआ, ये ना तो खेती करेंगे ना ही कर देंगे, ये काम फिक्स हो गया। तो क्या हुआ, इसके बाद साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की जो इनकी नौकरी थी वहां से निकाल दिया गया और जो भी कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद 1916 में पृथ्वी सिंह का अल्प वयस्क पुत्र केसरी सिंह को नया उत्तराधिकारी बनाया है। लेकिन केसरी सिंह छोटा था तो मेवाड़ के महाराणा ने मुर सम्राट के रूप में, थानेदार के रूप में भेजा अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत को भेजा और अमर सिंह राणावत के लिए कहा जाता है कि ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी था। उस समय का सबसे भ्रष्ट जो अधिकारी था वो अमर सिंह राणावत था और इसके साथ एक सहायक के रूप में भेजा डूंगर सिंह भाटी। तो ये था 1916 तक का पहला चरण। अब इस समय तक साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ये तीनों मिलकर इनका विरोध करते रहे, किसानों का नेतृत्व करते रहे। किसानों ने भूमि पर छोड़ दी, खेती करना और कर देना पूरी तरह से बंद कर रखा। तो ये तो था पहला चरण। अब अगले 2 चरण हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। क्या है, ये थोड़ा बड़ा है और आपको एक ही बारी में पूरी चीज समझ में आ जाए, याद हो जाए, वो मेरा लक्ष्य है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये देखकर आपको लगा कि हाँ यार कि कोई नई चीज, कोई नया तरीका मिला है, बढ़िया तरीका मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों तक भी भेजें और मजे के साथ पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।